अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी। और जो शो आप देख रहे हैं इसका नाम है न्यूट्रल। जावेद चौधरी साहब और मैं आपके सामने मौजूद हैं। आज की खबरें आपको जी कुछ हैरान कर देंगी और कुछ आपको परेशान कर देंगी। आज सबसे पहली खबर जो मैंने सबसे आखिर में बतानी थी, मैं मजबूर होकर सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में पेट्रोल की और डीजल की कीमत में तारीखी कमी हो गई है। तारीखी हैरान कुन हैरान पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी कमी कभी नहीं। आज तक नहीं हुई। यानी 80 साल की हिस्ट्री में ये पहली कमी है जिसके ऊपर हमें वीलाग करना पड़ गया। और आपने रोना नहीं है, खुशी के आंसू होंगे, आपने रोना नहीं है। और फिर आपको आप बताते हैं दूसरी खबरें जी। पाकिस्तान में नई कौमी हुकूमत का कयाम अमल में आ सकता है और मजे की बात यह है कि पीटीआई उसमें शामिल होने को तैयार है। ये पूरी स्टोरी क्या है ये आपको बताएंगे। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की आपस में शदीद लड़ाई हो रही है और उधर से पीटीआई ने अपनी एंट्री डाल दी है और लग ऐसे रहा है जैसे वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस लेने में कामयाब कहीं हो ही ना जाएं, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है। एक नई बहस छिड़ गई है और वो बहस है सूबों के हवाले से। अब इस वक्त सबसे पहली मुखालफत सामने आ गई है जो सूबा सिंध ने कर दी है। मुराद अली शाह ने जो बयान दिया है इसका मतलब यह है कि वो पीएमएलएन और वफाक इनके सामने आके खड़े हो गए हैं। पीएमएलएन भी मैं क्यों कह रहा हूं ये बाद में आगे जाके आपको बताता हूं, लेकिन मुसीबत खड़ी होने वाली है। सिचुएशन जो हम कल आपको बता रहे थे वो हो गई है। फिर आपको ये बताते हैं जी कि पाकिस्तान समेत 14 मुस्लिम ममालिक की फौज बिलाखिर बन गई। अब ये क्या सिचुएशन है, अच्छी खबर है या बुरी खबर है, ये जानिएगा। ईरान के खिलाफ बनी पहली फोर्स। ये डिटेल में बताना। अच्छा वैसे नहीं। ठीक है जी, आप समझे, मैंने कहा ही कुछ नहीं। सही है जी। अमेरिका का ईरान पर शदीद हमलों का ऐलान है जी। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब रोज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। 4 मरतबा रोजाना 4 मरतबा, सुबह दोपहर शाम तो होता है दवाई की तरह। वो चौथी दफा मेरे ख्याल पता नहीं क्यों कह देते हैं, शायद वो 4 दफा खाना भी इसी तरह से ही खा लेते होंगे। लेकिन बल सिचुएशन ये है जी कि उन्होंने बहुत बड़े हमलों का ऐलान किया है, लेकिन सीरियस लेना चाहिए क्योंकि इंसानी जानों का मामला है। अच्छा, उसके बाद जेडी वैंस जो नायब सदर हैं उन्होंने स्पेन को एक थप्पड़ जड़ दिया। स्पेन के साथ पंगा चल रहा है अमेरिका का, लेकिन इस दफा जो किया है वो उन्होंने सबूतों के साथ किया है और कहा ये देखो क्या हो रहा है। फिर आपको ये बताएंगे इसराइल की एक ऐसी चाल, पिछले व्लॉग में चौधरी साहब ने जिक्र किया था हमास के हवाले से। तो हमास के हवाले से एक ऐसी खबर है जो मैं आपको बताऊंगा, चौधरी साहब शायद उसे डिफर करें, लेकिन सिचुएशन यहां पे भी थोड़ी सी अजीब है। फिर आपको ये बताएंगे कि कश्मीर में जो हो रहा है और पाकिस्तान में कहीं पे भी खुदा ना खास्ता कोई भी चीज ऐसी होती है जो नेगेटिविटी वाली साइड पे जा रही होती है, तो पीटीआई का मीडिया सेल हो नहीं सकता कि उसके अंदर अपना हिस्सा ना डाले। और ऐसे कूदते हैं, इस तरह से आते हैं जैसे इनका हक है और बाकायदा शैतानों वाली जो इनकी वो सूरत हाल वहां पे होती है और इनकी कोशिश होती है किसी तरह से पूरे मुल्क में आग लग जाए। उसके बाद आपको ये बताएंगे मोदी जिससे जन जी ने पिछले दिनों गिरा लिया था, उस जन जी को घरों से उठवाना शुरू कर दिया है मोदी ने। अपने मुल्क की कदर कीजिए। अब ये मोदी आप देखें अपने नौजवानों के साथ क्या क्या करता है। ये होगा जी आज का हमारा व्लॉग। तो सबसे पहले मेरे ख्याल खबर जो है चौधरी साहब मेरे ख्याल हम बता देते हैं डीजल और पेट्रोल की कीमत के हवाले से। लास्ट में करेंगे। आप नहीं चाहते लोग शुरू में ही परेशान हो जाए? आखिर में करेंगे इंशाल्लाह। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना और हमारे तमाम लिंक्स को ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी। बस अब स्टार्ट करते हैं जी अपने व्लॉग को। चौधरी साहब ये कौमी हुकूमत का क्या मसला है? पीटीआई तो आ गई हुकूमत में। बेसिकली कौमी हुकूमत यह है कि जो कल मोहसिन नकवी साहब की जो तकरीर है उसने तहलका मचा दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तो बहुत ज़्यादा रौनक आ गई, बल्कि उन्होंने बात भी करनी शुरू कर दी है। बाहर मैं जो यूट्यूबर्स हैं उनको देख रहा था, शहजाद अकबर साहब ने भी बड़ा उसके ऊपर कहा। अब ये सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट का जो बोरी बिस्तरा है वो गोल होने लगा है और उसके बाद कोई कौमी गवर्नमेंट बनने लगी है, ये यहाँ पे मार्शल लॉ लगने लगा है या फिर कुछ और काम होने लगा है। तो वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी उम्मीद हो गई है कि ये मामला कोई चेंज हो रहा है, जबकि यह ऐसा नहीं है। ये जो इंतजामी यूनिट्स वाला है ना मामला, ये बहुत पुराना है। मैं कल भी आपको बता चुका हूँ कि 80 साल की हिस्ट्री में हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर हमने ट्राई ना किया हो, इंक्लूडिंग सदारती निज़ाम भी। यानी पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम भी रहा है ना जी, और सदारती निज़ाम रहा है और 2-3 प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तान के जिनके पास फुल इख्तियारात थे। उसके अंदर सबसे पहले सिकंदर मिर्जा, वो पहले प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान में। फिर उसके बाद अयूब खान पहले यूनिफॉर्म के अंदर प्रेसिडेंट रहे, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म उन्होंने उतार दिया, एचकन के अंदर प्रेसिडेंट है। फिर याह्या खान प्रेसिडेंट रहे और उसमें आप देख लें फुल फ्लैज प्रेसिडेंट जो होते हैं और अपनी मर्जी की कैबिनेट बना ली। और याह्या खान ने भी अपनी मर्जी की कैबिनेट बनाई, बल्कि शुरू में उसने एक काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाई जिसके अंदर सिर्फ सारे फौजी थे और वो बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा जी ये जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर लोग हैं, यही चलाएंगे उसके अंदर। उसमें इवन नूर खान साहब जो थे जिनके नाम पे ये एयर मार्शल नूर खान, वो भी उसके अंदर शामिल थे। अच्छा। और उन्होंने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा राय दी थी। उसके बाद फिर जनरल याह्या खान उनसे घबरा गए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी अब हम कैबिनेट बनाएंगे और कैबिनेट के अंदर जो होंगे ना बुजुर्ग लोग होंगे। 5 उन्होंने मशरकी पाकिस्तान से ले लिए, 5 उन्होंने मगरबी
पाकिस्तान से ले लिए। और उसके अंदर जो थे बुजुर्ग लोग थे, कोई जज था, कोई, बल्कि उन्होंने बिजनेसमैन भी ले लिए उस वक्त। अच्छा। और ये जो 22 खानदान उस वक्त सो कॉल्ड 22 खानदान थे, उनके लोग भी ले लिए। एक उन्होंने मशरकी पाकिस्तान से ले लिया, एक मगरबी पाकिस्तान से ले लिया। यानी ऐसा भी रहा है कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो है ना, वो भी पाकिस्तान के अंदर रूल करती रही है। फिर यूनिफॉर्म के अंदर प्रेसिडेंट्स रहे हैं, 4 हमने मार्शल लगाए सारे, तो सारे सिस्टम हमने ट्राई कर लिया हुआ है। अब ये है कि ये जो इंतजामी यूनिट्स वाले ने ये खुरक हमने खत्म करनी है किसी वक्त, और करके उसके बाद फिर हमें समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। भाई मसला तो है ही नहीं है, मसला सिंपल ये है कि आपने मेरिट के ऊपर तैनातियां करनी, मेरिट को आपने इंटैक्ट रखना है, किसी सूरत भी मेरिट को वायलेट नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो एक्सटेंशंस है किसी भी महकमे के अंदर सब बंद कर दें आप। बेशक आप 10 साल रख लें, 5 साल रख लें, 15 साल रख लें, जो भी आदमी टॉप पे आए, आईजी आए या उसके बाद मिलिट्री की क़यादत आए, कोई भी आए, लेकिन उसके बाद एक्सटेंशन किसी को नहीं दी जाएगी, क्योंकि उससे सारा बिगाड़ हुआ है। दूसरा ये है कि आप ये जो कौमी असम्बली है उसके अंदर अच्छा टैलेंट लेके आए। जो टैलेंट है आपके सामने है यार, वैसे कि जो बंदा जो है ना, मतलब वो कहते हैं कि थाने कचहरी वाला बंदा होना चाहिए, यानी कि उसका सिर्फ काम यही होना चाहिए कि तालीम वाजिबी, उसके बाद सारा दिन धोती बांध के अपने हल्के में बैठा रहे और किसी को थाने बंद करवा दे, किसी को छुड़वा दे, किसी को ये कर दे, किसी को वो कर दे। और उसके बाद कौमी असम्बली आ जाता है, कम से कम उनका टेस्ट ही ले लें कि उसने कोई आइन पढ़ा है नहीं पढ़ा। जो सब एक कुछ बात तो होता हो है, उसके ये कसूर तो सीधा सीधा अवाम का है कि वो ऐसा बंदा लाते हैं कि जो उनके काम करवाए। देखिए ना, ये देखिए वो जो थे ना जनाब परवेज मुशर्रफ साहब, आप उसके ऊपर लाख उनके ऊपर एतराज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा काम ये किया था कि उन्होंने कम से कम ग्रेजुएशन तो रख ली थी ना। उसके बाद देख लें कितने लोग उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए थे, बड़े बड़े लोग डिस्क्वालीफाई, बाद में जाली डिग्री आई थी। हाँ, बाद में जाली डिग्रियों के केस भी बने उसके अंदर। ये सरदार अयूब, ये जो है ना सरदार यूसुफ साहब जो इस वक्त मजहबी अमूर के मिनिस्टर हैं, इनकी भी ग्रेजुएशन नहीं थी, ये भी आउट हो गए थे। ये तो फिर उसके बाद इन्होंने रिवर्स किया सारा सिस्टम, उसके बाद दोबारा आ गए। अब मसला ये होता है कि बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, उनको रूल्स का नहीं पता, प्रोसीजर्स का नहीं पता, और सारी ब्यूरोक्रेसी उनको बड़ी बुरी तरह इस्तेमाल करती है, उससे ऐसे ऐसे फैसले करवा लेती है। दूसरा, फैसला करते हुए घबराते भी हैं क्योंकि उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता। तो इंतजामी यूनिट्स जो है ना, वो बहुत बड़ा कमाल नहीं है, असल कमाल ये है कि सिस्टम को चलाना कैसे आपने। चौधरी साहब देखिए ना, अब देखिए एक चीज मैं मानना चाहता हूँ, देखिए फौज है ना, पाकिस्तान की फौज की पूरी दुनिया में इज्जत है। क्यों इज्जत है? इज्जत इसलिए है कि इन्होंने आज तक अपना जो फौज का इदारा है उसको डीमेरिट नहीं होने दिया, बिल्कुल सही, यानी इंटैक्ट रखा है। ये आर्मी चीफ ने भी अपने बेटे को फौज के अंदर भर्ती नहीं करवा सके, जो मर्जी कर लें। और अगर फर्ज करें कि ये हो जाता है भर्ती, हो गया बस, उसको प्रमोट नहीं करवा सकें, जो मर्जी हो जाए। देखिए सो फार सो के जो इनके मौसम थे जनरल बाजवा साहब के, इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा जनरल फैज हमीद साहब को DGISI रहते ही आप इनको कंसिडर कर लें कि आर्मी चीफ। और उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, इन्होंने कमांड करनी है, और अगर ये कोर कमांडर नहीं बनेंगे तो ये हो नहीं सकेगा, मुमकिन नहीं। देखिए चलती हुई गवर्नमेंट फारग हुई, और उसके बाद फौज को उसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। पाकिस्तान का जो इमेज था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी उसको इंटैक्ट नहीं रहने दे रही, उसकी इज्जत जो है ना उसके ऊपर रफ आ रहा है। लेकिन फौज ने रेजिस्ट किया, उन्होंने जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर बनवाया, वो यहां से गए और प्रोसीजर में रहे। तो इसको कहते हैं मेरिट। यही मेरिट जब दूसरे महकमों के अंदर आएगा तो कोई महकमा जो है ना उसकी हालत खराब नहीं होगी। फिर फौज के अंदर और पुलिस के अंदर कोई फर्क नहीं होगा, फिर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर कोई फर्क नहीं होगा। फिर आपके पास जो है ना बड़ी जबरदस्त किस्म की ब्रीड आएगी जो आपको मुल्क को कहीं से कहीं ले जाएगी। देखे ना, इसी मुल्क के अंदर मंगला डैम बना है, जो दुनिया का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट था, दूसरा बड़ा डैम था। और क्या एक ब्यूरोक्रेट थे, एक ब्यूरोक्रेट ने उसको अपने साइन से इमीडिएटली बनाया और उसका कोई एहतसाब उसके बाद नहीं हुआ, उसने बनवा लिया वक्त पे। देखिए ये कमाल इसी मुल्क में किया हुआ है, इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स ने किया हुआ है। जब आप हाई इंटेग्रिटी को लेके आएंगे और वो आदमी आपके सामने जो होगा ना, बो डाउन नहीं होगा, सलाम नहीं करेगा, सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे चलेगा, फिर मुल्क चलेगा। इस तरह आप कौमी गवर्नमेंट बना लें, गैर कौमी मुल्क गवर्नमेंट बना लें, बाहर से एक्सपर्ट ले आए, मुल्क नहीं चल सकेगा क्योंकि यहाँ पे मेरिट नहीं है। अच्छा साहब, मैं आपको कर्ज करता चलूँ, जो फौज की सिलेक्शन है, ये एक तो इनके इनिशियल टेस्ट होते हैं, फिर ISSB होती है, को चूज करते हैं, लाखों लोग अप्लाई करते हैं, 400-450 सीट्स हैं टोटल उसमें, जो हाँ सिर्फ इतना बंदा सिलेक्ट, फिल्टर होते आते हैं सारे, ठीक है। इसीलिए लीडरशिप होती है ना उनके अंदर, लीडरशिप होती है, आगे उन्हें मेरिट पे ही मिलता है जो कुछ है। लेकिन जो सर मैक्सिमम मेजर के लेवल पे रिटायर हो जाता है, देखें उसे जो ऊपर आता है ना जी, इसका मतलब वाकई वो अहल होता है, फिर अहल होता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चॉइस आपकी बात से मुझे याद आ गया, एक यहाँ ट्रेंड बन गया कि जर्नैल को गाली ले लो, खैर ठीक है, मतलब हर जो सियासतदान है कोई भी है उठ के आगे कहेगा जी हाँ जी ये तो है ही ऐसे ही, मतलब आप फौज को गाली ना दो, जर्नैल को दे लो, ये क्या बदतमीजी, मतलब ये दोनों का भला कैसे कर सकते हैं? ये फिल्टर हो क्या है होता है यार, आप किसी जर्नैल से मिले ना, वैसे सीरियसली आप हैरान हो जाते हैं यार, उनका लीडरशिप एबिलिटी होती है, उनका विजन बड़ा क्लियर होता है, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। मैं कहता हूँ इसको रिवर्स करते हैं कि जितनी उनके अंदर क्रेडिबिलिटी है,
जितनी अपराइट हैं वो हैं, जितना वो रीड करते हैं, जितने वो डिसिप्लिन, ये सारे के सारा आप सियासतदानों के अंदर लें। बदकिस्मती से पाकिस्तान के सियासतदान को फौज से ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए था, फौज से ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए था, फौज से ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए था। आपने रिवर्स कर दी। मैं परवीन साहनी को सुन रहा था, एनालिस्ट हमने जंग पे बड़ा उनके ऊपर तजिया भी किया। वो कह रहे थे जी कि पाकिस्तान की फौज का नाम ले रहे थे, जनरल आसिम मुनीर का नाम ले रहे थे कि डिप्लोमेटिकली इन्होंने कमाल कर दिया, पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। यार इतने आगे लेके चले गए पाकिस्तान को, कुवैत शामिल हो रहा है, सऊदीया शामिल हो चुका है, पाकिस्तान को सब लोग चाहते हैं, अमेरिका साथ है, चाइना साथ है, मतलब उन्होंने सारी बातें गिनवा दी। कहता है कमजोरी कहां आ रही है? पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही। ठीक है, आपकी जो लोकल सिविल ब्यूरोक्रेसी, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जा रही है वो इतनी कमजोर है कि पाकिस्तान के पैर वहां से कमजोर हो। अब देखें ना, लेकिन जो लोग सिलेक्ट होते हैं अपराइट बंदे होते हैं, पाकिस्तान की क्रीम होती है। यहाँ पे तो चले लाख बंदा अप्लाई करेगा, यहाँ पे सिविल सर्विस के लिए तो 10-10 लाख लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्रीम आती है उसके अंदर, 300-350 बच्चे आप उनमें से सिलेक्ट करते हैं। फिर आखिर होता क्या है, जब आप मेरिट को फॉलो नहीं करते तो क्या होता है? जैसे कि देखे ना, एक कल जो एसएसपी थे मयूद्दीन, हाँ जी, अहमद मयूद्दीन छोड़ के चले गए। कितना जबरदस्त ब्राइट आदमी है यार। बंदे को महसूस होता है कि मेरे जमीर के ऊपर जोर पड़ रहा है, मैं लोगों की बददुआएं ले रहा हूँ, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इससे अच्छा मैं छोड़ के चला गया। अहमद बहुत जबरदस्त आदमी, क्या बात है। अहमद मयूद्दीन साहब को मैं मिला नहीं कभी, मैंने वीडियोज उनकी देखी है। उनकी वीडियोज देख के मुझे पुलिस पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो गया था। सही बात है कि ये बंदा काम कर रहा है, पुलिस को ऐसा होना चाहिए, पुलिस ठीक हो रही है। अब ये जो है ना, आप वापस आ जाते हैं उसकी तरफ के, ये जो कौमी गवर्नमेंट है, अब हुआ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई हो रही है, कश्मीर के ऊपर हो रही है। दोनों ये चाहते हैं कि जी गवर्नमेंट उनकी बने, और वो बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट को थ्रेट कर रहे हैं। दोनों लगे हुए हैं। अब वहां पे एक पूरी बैटलफील्ड बन गई हुई है, बहुत सारे लोग वहां पे एहतजाज कर रहे हैं वैसे, और ये दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिए। और ये चीज जो ना बड़ी इसने डेस्परेट किया है वैसे एस्टैब्लिशमेंट को, और पाकिस्तान की बेइज्जती भी हो रही है। इसके दौरान मोहसिन नकवी साहब की तकरीर आ गई। अब मोहसिन नकवी साहब ने तकरीर जानबूझ के की होगी, डेफिनेटली सोच समझ के की होगी, ताकि इन दोनों को डराया जा सके, क्योंकि दोनों के पास केक है बड़ा, एक के पास सिंध का केक है, दूसरे के पास पंजाब का केक है। दोनों इसको विड्रॉ नहीं करना चाहते, इसको लूज नहीं करना चाहते। तो ये करके उन्होंने ऐसा किया है कि इनको जरा थोड़ी सी कहते हैं ना अपनी डाल देनी, तो उनको अपनी फील होने लगी कि यार ये तो हमारे जाने लगे। और दूसरा ये कि ये बात दुरुस्त है कि ये रेफरेंडम भी होने लगा कि पूरे पाकिस्तान से पूछ लेते हैं क्या उनको इंतजामी यूनिट्स चाहिए, और आवाम कहेगी चाहिए, तो उसके बाद फिर सियासतदानों के हाथ में क्या रह जाएगा। और इस मौके का फायदा उठाते हुए बैरिस्टर गौर साहब ने कह दिया है कि जी फौरी तौर पे इन लोगों ने पूरे मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, फौरी तौर पे कौमी गवर्नमेंट बनाई जाए और इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और उन्होंने कहा जी कि हमारी स्पेस जो बन रही है, तो वो स्पेस के अंदर उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तैयार है, और वो कहती है कि अगर ये नहीं करते तो हमें मौका दें, हम यहाँ पे 33 सूबे आपको बना देते हैं। हम इतने अरसे से कहने को मानता नहीं है, हम हाजिर। चौधरी साहब, हम ये कब से बात कर रहे हैं, कोई नजरिया नहीं है, हुकूमत चाहिए, हुकूमत चाहिए। और ये बैरिस्टर गौर साहब ने बेसिकली ना जॉब की एप्लीकेशन दे दी है। हाँ जी, सीवी भेज दिया। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब इसमें ये है, मुराद अली शाह साहब का इंकार आ गया भाई साहब उसके उत्तर। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये पुरानी बात है, पुरानी तजवीज़ है जनाब, घिसी पिटी सी है, और ये जो है हमें सिंध के लोग इसको कबूल ही नहीं करेंगे। और उन्होंने इनकार कर दिया। सूबों पहला सूबों की तकसीम के सूबों के ऊपर जो है ना इंतजामी यूनिट्स पे, तो नून लीग भी नहीं मानेगी। नून लीग की तो बादशाही खत्म हो गई ना जी सर, पीपल्स पार्टी भी तो खत्म हो जाएगी ना, दोनों जा रहे हैं ना, दोनों बढ़िया। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब छोटे इंतजामी यूनिट बनने पे जो आप कह रहे हैं कि पुराने लोग बैठे हुए हैं, पुराने सियासतदान बैठे हुए हैं, वही हमारे लोगों का भी कसूर है। सिर्फ सियासतदान को गाली नहीं दे सकते, आप खुद वोट देते हो तो ऐसा बंदा आता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। अगर छोटे इंतजामी यूनिट होंगे तो नए लोग नहीं आएंगे। हो सकता है नए लोग, जैसे देखो ना यार, जो नया फार्मूला बनाया जा रहा है उसमें कह रहे हैं कि कराची को आप वफाक के हवाले कर दे। यार खुदा खौफी करो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है वफाक जो है ना, वो इस्लामाबाद नहीं चला पा रहा है, 24 किलोमीटर का शहर है। यार कैपिटल दुनिया का उन चंद कैपिटल्स के अंदर ये कैपिटल है जिसके अंदर पीने का पानी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करे। वो यार थोड़े से लोग हैं, 10-12-15 लाख लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए पीने का पानी कैपिटल के अंदर नहीं है। और बड़ी मैं कहता हूँ डूब मरने का मुकाम है कि जब पानी की बॉटल जो है वो कैबिनेट के अंदर रखी जाती है या प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखी जाती है, या ये जो माहौलियात के मिनिस्टर साहब हैं वो मिनरल वाटर पी रहे होते हैं। शर्म आनी चाहिए लगी कसम बिल्कुल। तो जो इतना छोटा शहर इसके अंदर आज तक कैमरे नहीं लग सके, आज तक क्राइम फ्री नहीं हो सका। यहाँ पे लड़कियां जो होती हैं वो रेप हो जाती हैं, कत्लो गारतगरी जो हो जाती है यहाँ पे, और स्नैचिंग जो कितनी ज्यादा। लेकिन जो सब और साथ कह रहे हैं कि वफाक को कराची भी दे दो, बाद में मान गया। अच्छा, लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी कि इस्लामाबाद बहुत छोटा शहर है, कंपैरिजन बनता नहीं है कराची के साथ, लेकिन गवर्नेंस अगर देखें ना तो कराची से तो 1000 टाइम बेटर।
यार इतना छोटा सा शहर है यार। हाँ, फिर भी बहुत सारी चीजें बेहतर हैं। आप 400 मसले हैं यार आपको बड़ा ये देखो ना, इस्लामाबाद है ना, जी, जी। कैपिटल है, आज तक ये तय नहीं हो सका कि किधर से लोगों ने दाखिल होना है, किधर से निकलना है। यहाँ दाखिले के और एग्जिट के 1400 किस्म के रास्ते हैं यार, सब पहाड़ों कुछ से उतर जाते हैं कुछ फ्लॉज जरूर हैं, लेकिन इस्लामाबाद पाकिस्तान का बेस्ट सिटी है। और वो कहते हैं कि वो जो हमारे सदर है ना, उसके नीचे टनल है। और एक मरतबा बहुत ज्यादा लोगों ने कहा था जब दहशतगर्दी हो रही थी कि यार इसमें यहाँ पे सुअर फिरते रहते हैं पूरे शहर के अंदर, बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर ही किसी ने बम बांध के ना तो उसके नीचे नाले के अंदर छोड़ दिया तो पूरा ईवान सदर गायब हो जाए। जो इस कदर यार वीकनेस था यहाँ पे, क्या कहते हैं। आपको पता कि ये स्टूडियो हमारा है जहाँ, इसके साथ अभी कैमरा लगा है, आप इतराज कर रहे थे कैमरे नहीं है। चलो चले अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जी, पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का एक मुश्तरका फौजी इत्तेहाद बन गया। चौधरी साहब ने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया था कि ईरान के खिलाफ है, और ये चौधरी साहब से पूछते हैं कि इत्तेहाद क्यों बन रहा है? बेसिकली हौसियों के खिलाफ बन रहा है, और रेड सी के अंदर बाबुल मंदब और उसके साथ साथ खलीज अदन जो है ना, उसके अंदर जो ट्रैफिक है उसको बहाली के लिए बन रहा है। ये बेसिकली जो है वो 14 मुल्क हैं जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। अब पाकिस्तान पहली मरतबा एक ऐसे इत्तेहाद के अंदर शामिल हुआ है जो सो कॉल्ड ईरान के खिलाफ है, लेकिन ईरान के खिलाफ नहीं, हौसियों के खिलाफ है। और इससे पहले ईरान ने पाकिस्तान की बड़ी मदद कर दी थी, और मदद इस तरह की कि उन्होंने कहा जी वो तो यमन का इशू है, हमारा उसके साथ क्या ताल्लुक है। तो जब उन्होंने डिसओन कर दिया उनको कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उनका जाती मसला है, तो ईरान ने कहा कि हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, ये तो आपने बहुत ही आसान कर दिया, अब तो हमारा यमन के साथ इशू है, ईरान का तो इशू कोई नहीं। और इस पे ईरान खासा परेशान भी है। अब ये करेंगे क्या कि वहाँ जो ट्रैफिक है उसको ब्लॉक नहीं होने देंगे, ये उसको जारी रखेंगे, और ये सब मुल्क अपने अपने शिप भेजेंगे, वहाँ पे नेवी भेजेंगे, और वहाँ पे साथ साथ जो वहाँ जो बॉर्डर्स हैं समंदर के साथ साथ, वहाँ पे अपनी अपनी तोपें लगाएंगे, और वहाँ वो अपने अपने मिसाइल सिस्टम लगाएंगे, ड्रोन लगाएंगे, तो बस ठीक है। इस स्टोरी में एक बड़ी अजीब सी चीज हुई, मैंने ये चीज फील की खुद, ये मुझे फीलिंग सी आई का 43 ममालिक का एक इजलास हुआ था इससे पहले। आपको ये मैरी टाइम है, ये भी लोगों को क्लियर कर दें कि ये समंदरी है, सर समंदरी फौज सिर्फ बन रही है, ठीक है। और 43 ममालिक का एक इजलास होता है, उस इजलास के अंदर ये फैसला हुआ कि कौन कौन आना चाहता है, बाकायदा पूछा गया। उसके अंदर मुश्तरका फौज, तो उसमें 14 मुल्क आए हैं, और वो 14 के 14 सिर्फ मुस्लिम है। उसके अंदर, इसी के अंदर यूरोपीय यूनियन के लोग भी शामिल थे, किसी एक ने शमूलियत नहीं की। अब ये यूरोप का दोगलापन नहीं है? नहीं, आस्ते आस्ते आएंगे, आस्ते आस्ते बढ़ता जाएगा। ये पहला इत्तेहाद है, उसके बाद देखो इत्तेहाद बनते कितने। नहीं, इसके अंदर यूरोपियन आ सकते हैं इस इत्तेहाद में? नहीं, ये तो अभी मुसलमानों के लिए है, ये सिर्फ मुसलमान इत्तेहाद है ना, सऊदी अरब की क़यादत में बना हुआ है, और भी आएंगे, यूरोपियन भी आ जाएंगे इसके अंदर। यूरोपियन आएंगे, लेकिन मुझे यहाँ यूरोपियन का बड़ा दोगलापन लगा कि जब मुश्तरका फौज की बात कर रहे हैं तो यूरोपियन बैठ के सुनते रहे, अंदर नहीं। ये सिर्फ हौसियों के खिलाफ है ना, जब और मसला फैलेगा तो ये आप देखिएगा इस साइड पे मुझे लगता है आपने गुरबत गली भी बन जाएगा कोई ना इत्तेहाद, उसके अंदर मुझे तो ईरान को पूरी दुनिया के साथ लड़ना पड़ जाएगा। मुझे लगता है यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय मुल्क दोगलापन दिखाएंगे, ये मुसलमानों को लड़वाएंगे आपस में। हो सकता है मुसलमान तो लड़ चुके हैं, ऑलरेडी लड़ चुके हैं, दोनों तरफ से अल्लाह अकबर की आवाज आती है। मैं शर्मिंदा कर दिया आपने सीरियसली सबको ये बात करके। अच्छा, अमेरिका का ईरान पर शदीद हमलों का ऐलान। चॉइस हाँ जी, वो डोनाल्ड ट्रंप जो रोज कहते हैं, अब तो हम कह के भी थक गए हैं, और अगर कहते हैं ना बड़ा हमला तो लोग उसके ऊपर भी हंस पड़ते हैं कि यार ये क्या बात है। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि फौजी सलाहियत हमने ईरान की कम कर दी हुई है, इनके मिसाइल कम हो गए हुए हैं, और इनके पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, और शदीद हमले मैं करूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। तो वो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कहते रहते हैं, दिन के 4 मरतबा वो कहते हैं, तो आज भी उन्होंने कह दिया, लेकिन आज की रात भी वो हमला करने वाले हैं ईरान के ऊपर। हो सकता है इस वक्त हमला स्टार्ट हो गया। मुझे लग रहा है कि किसी टाइम ना इसका ये बयान आएगा, मत्थे रंग देंगे डोनाल्ड ट्रंप जो अब यही रह गया, इतनी दफा तो वो हमले कर चुका है। अच्छा जो साहब, जेडी वैंस ने एक ताना मारा बाकायदा स्पेन को, लेकिन ये एक पूरी स्टोरी भी है तारिकीन वतन की, और लोगों को जरा आज ये बता दें कि अपना वतन क्या है। बेसिकली तो स्यूता एक जगह है, ये स्पेन जो था ना वो कभी मोरक्को के ऊपर काबिज भी रहा है, और ये तांजेर शहर जो है ना, ये बिल्कुल आप ये समझो कि समंदर है बेसिकली, और समंदर की दूसरी साइड पर तरीफा एक पोर्ट है, और 20 किलोमीटर का फासला, और दोनों नजर आते हैं, यानी इस साइड से तांजेर के आप खड़े हो ना जी, तो दूसरी साइड पे आपको स्पेन नजर आता है, और स्पेन अगर आप तो आपको इस साइड पे तांजा जो है ना शहर, तांजीर उसको इंग्लिश में कहते हैं तांजीर, तो आपको वो नजर आता है। दरमियान में ना इस समुद्री पट्टी है ये, और यहाँ से फेरीज चलती रहती है हर घंटे के बाद उधर से इधर, बल्कि यहाँ पे अब वो टनल भी बनाने लगे हैं, क्योंकि इस साइड से अफ्रीका से सारी सब्जियां फ्रूट्स वगैरह उधर इधर से उधर जाती हैं। तो स्पेन की ज्यादातर ट्रेड जो है और जो फूड है वो सारी इस साइड से जा रही है, मोरक्को से। ठीक है, मोरक्को के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो ये पुराने जमाने से लोग जो है यहाँ से जंप करके उधर जा रहे हैं। तो अब वहाँ पे इन्होंने फौजें बहुत
कीमत लगाई हुई, लेकिन इसके बावजूद भी लोग चले जाते हैं। हम्म। लेकिन जो असल इशू है वो ये है कि जब यहाँ पे स्पेनिश गवर्नमेंट थी और उसके बाद जब इन्होंने आज़ादी हासिल की, तो कुछ ऐसे पॉकेट्स थी जो यहाँ पे मोरक्को की साइड पे, जिसके ऊपर स्पेन अभी भी काबज है। तो ये तांजीर के बिल्कुल साइड पे आप देखेंगे तो स्यूता एक शहर है। स्यूता जो शहर है ना, ये बेसिकली पहले इनका मोरक्को का था, लेकिन स्पेन ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। अब कब्जा वो छोड़ नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि बिल्कुल ऐसे ऐसे बनता है, इस साइड से भी समुद्र, इस साइड पे भी समुद्र, एक कोना सा बनता है, और इसकी एक जो सरहद है ना वो सारी की सारी मोरक्को के साथ है। तो ये बेसिकली मोरक्को का हिस्सा था। इसके लिए आपको समुद्र पार नहीं करना पड़ता स्यूता में दाखिल होने के लिए, पीछे साथ बॉर्डर है। सही। तो यहाँ पे ना 60,000 लोगों ने इसके ऊपर अटैक किया और इसके अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिसके अंदर अब तक 57 लोग जो मारे जा चुके हैं। तो आप ये समझ लें कि ये स्पेन का हिस्सा है, लेकिन स्पेन का हिस्सा नहीं भी है। इसे हिस्सा इसलिए नहीं है कि जोग्राफियाई तौर पे ये स्पेन के साथ नहीं है, लेकिन ये अमली तौर पे यहाँ पे स्पेन का झंडा लहरा रहा है। तो यहाँ पे अक्सर लोग इधर से घुस के ना जाके अंदर सियासी पना ले लेते हैं अच्छा। यहाँ से, और कोशिश तो वो करते हैं कि जो ओरिजिनल स्पेन है वहां चले जाएं, जो 20 किलोमीटर का फासला दरमियान में समुद्री, बाजू का ट्यूब्स के अंदर भी चले जाते हैं लोग। ठीक है। लेकिन वहां जाना ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे उन्होंने माइंस भी लगा दी हुई हैं, और दूसरा ये एक दूसरी साइड से फौज भी है वहां पे, उन्होंने वॉच टावर्स बनाए हुए हैं, वो समंदर के अंदर से भी झांक लेते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। तो स्यूता के अंदर दाखिल होकर ना वहां पे ये बना ले लेते हैं बिल्कुल यहाँ बड़ा। तो 60,000 बंदे इकट्ठे जो ना वहां पे दाखिल होने की कोशिश की, और बड़ा ठीक ठाक किस्म का क्राइसिस वहां पे पैदा हुआ है। जेडी वैंस जो है ना, उसने फिर कहा कि शुक्र है जी हमारा बॉर्डर ऐसा नहीं है, और देख लें इसके अंदर कोई खवातीन नहीं है, कोई इसके अंदर बच्चे नहीं हैं, ये देखें ये सारे मर्द हैं, और शर्म आनी चाहिए स्पेन को वगैरह वगैरह, और सारे सियासी पना लेंगे आपके पास। तो ये बेसिकली उसने तंज किया स्पेन के ऊपर, क्योंकि स्पेन ने इनको अड्डे नहीं दिया, तो ऊपर से गुजरने का मौका नहीं दिया था। तो अब इनका आपस में फटा है, तो जेडी वैंस जो है इस मौके का फायदा उठा के इसको इंटरनेशनली तंज कर रहे हैं इसके ऊपर, स्कोर सेटल कर। लेकिन वैसे मोरक्को जो है ना वो सपोर्ट भी करने लगा है उसको, इनको स्पेन को, वो कहते हैं जी बंदे वापस करते हैं। हाँ, वो मोरक्को ले रहा है, वापस भी ले रहा है, बिल्कुल सही। हाँ जी, नहीं जी टाइम कम है हमारे पास। बिल्कुल सही है जी। चलो चोई साहब, आपने एक बात की थी, एक ही पॉइंट पे हम सिर्फ बात करेंगे। इसराइल के हवाले से एक बात हुई थी हमास की, आपने एक हमास से बात की थी। मेरा एक पॉइंट है, उससे मुझे सिर्फ बता दीजिएगा, क्लियर कर दीजिएगा इनफैक्ट वो पॉइंट। मेरे ख्याल में जो इसराइल है वो जानबूझ के नहीं चाहता कि हमास से असला लिया जाए, क्योंकि बहाना खत्म हो जाएगा हमला करने का। और आपको पता है ये फंड करता रह गया, ये खबर छपी थी कि हमास को इसराइल भी फंड करवाता रहा इनडायरेक्टली। गजा के ऊपर काबज था ये, ज़हन में रखें, इसराइल काबज था, ये हमास वहां पे पैदा होकर उसने इस तरह किया कि इसको इसराइल को वहां से निकाला। और उसके बाद ये था कि ये आप ये समझे कि ये था इसराइल का हिस्सा, लेकिन अमली तौर पे इनके काबू में नहीं था। और वहां पे बड़ी बड़ी टनल बना के बहुत ज्यादा बारूद का जखीरा उन्होंने किया हुआ है। तो बहरहाल इसराइल जो है ना इसको डिसआर्म करना चाहता है, ताकि हमास मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए। आपको लगता है डिसआर्म करना चाहता है? मुझे लगता है ये करेंगे उसको। हाँ, मेरा ख्याल है। आपका ख्याल है? मुझे लगता है कि डिसआर्म नहीं करना चाहता, क्योंकि हमले का बहाना ना खत्म हो, हमारा जब दिल चाहे हमला करते हैं। जो ही डिसआर्म होगा तो कब्जा कर लेगा पूरे इलाके, लेकिन उसके बाद बहाना खत्म हो जाएगा ना, अब दुनिया में जालिम कंसीडर होगा। हो सकता है, आप देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अच्छा जो साहब, पीटीआई का जो अंधाधुंध प्रोपेगेंडा है कश्मीर के ऊपर कश्मीर पे आज तो कुछ कहते हैं बहुत ज्यादा है, और बेइंतहा है, ये मौके का फायदा उठा रहे हैं। वो जो पीएचडी स्टूडेंट था उसको इन्होंने कंधों पे उठाया हुआ है, और उसके ऊपर बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि कितनी जालिम स्टेट है कि इन्होंने पीएचडी स्कॉलर मार दिया। ये खबर आपने दी थी। लेकिन मसला ये है भाई कि इन्होंने जो पुलिस के साथ किया, यार एक पुलिस एहलकार जिसका डीजीआईएसपीआर ने जिक्र किया, जिंदा की आंतड़ियां निकाली इन्होंने। तो वो जो है वो स्कॉलर नहीं था, यानी पुलिस वाला, क्योंकि पुलिस वाला स्टेट की हिफाजत कर रहा है, लिहाजा उसको कत्ल जायज है। या रेंजर्स को जिसको गोली मार रहे हैं आप, उसका कत्ल जायज है। या फौज के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं और 4-4 फौजियों को अगवा करके उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, तो वो ठीक है, कमाल है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट करवाएं आप, और लिख दें कि जो बंदा एमफिल पीएचडी होगा उसे हर किस्म का जुर्म माफ है, वो कुछ भी कर सकता, क्योंकि वो पढ़ा लिखा हो जाएगा। पढ़ा लिखा हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और बड़ी मुसीबत होती है साहब, ये भी पीएचडी के इनके पास इस तरह के पीएचडी जो है उनकी बहुतात है पीटीआई के मीडिया सेल के पास। एक दफा पीएचडी में एनरोल हो जाओ और उसके बाद सारी जिंदगी पीएचडी स्कॉलर कहलवाते रहो, नाम पीएचडी साथ लग जाएगा आपके। वैसे आपके पास तो माशाल्लाह असल वाली डिग्री भी है। ठीक है। अच्छा तो चोई साहब, अब नेक्स्ट ये है कि मोदी ने जेनजी को उठा लिया। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूं। हाँ, आप बताएं। ठीक है, तो छोटी सी सिर्फ स्टोरी है कि सर्वेलेंस होती रही जब ये यहाँ पे इनका एहतजाज हो रहा था, वहां पुलिस वैन्स में सर्वेलेंस कैमरास मौजूद थे। इन्होंने तस्वीरों खींचते रहे, वीडियोस बनाते रहे, कैमरामैन हायर किए हुए थे। हाईटेक एआई के जरिए इन्होंने तमाम स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया। जो स्टूडेंट्स इन्हें खटक रहा था कि जो ज्यादा आगे आगे था, उन्हें घरों से उठाया जा रहा है। अब आने वाले दिनों में दोबारा एजेंसी आ जाएगी, कॉकरोच है दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, फिर मोदी क्या करेगा? और इस बार अगर मूवमेंट गई तो चली ना, तो मोदी भी क्या फिर? डर और खौफ नहीं पैदा होगा? तो बहुत ज्यादा नहीं, स्टूडेंट्स पे नहीं होगा, स्टूडेंट बेखौफ है। बेखौफ है। ऐसा नहीं होगा कि उन्हें ये लगेगा कि हमें कल को एयरपोर्ट पे रोक लिया जाएगा, हमारा नाम आ जाएगा, तो इस वजह से लोग तंग हो जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये मूवमेंट किसी एक शहर की नहीं है, पूरे मुल्क की मूवमेंट है। क्योंकि ये बदबूदार मोदी सबका डटा बना रहा है।
अभी देखते हैं ना आने वाले दिनों में क्या होता है क्या होता है मोदी के साथ। ठीक है। अच्छा वैसे मुझे ये पता है कि मैं उसके डाटे में शामिल होऊंगा चाहे मैं इंडिया में नहीं भी रहता कि सबसे ज्यादा गालियां देता मुझे। जिसने मोदी के खिलाफ बात की ना उन सब का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, सीरियस बता रहा हूँ, ठीक है। आपको एक बॉटल भेज देगा वहां से। नहीं लास्ट चाहिए। लास्ट खबर। अच्छा सबसे बड़ी खबर आपने दिल थाम के रखना है, चौसा आप बता दें। तो बेसिकली ये डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा कमी नहीं देखी गई। आज डीजल की जो कीमत है गवर्नमेंट ने 66 पैसे कम की है। 66 रुपए नहीं, 66 पैसे। और जो पेट्रोल है उसकी कीमत में कमी की गई 12 पैसे। 12 रुपए नहीं, 12 पैसे। पाकिस्तान में रिकॉर्ड कायम हो गया जनाब। ये आज रिकॉर्ड दौर था। और कल जो कीमतें बढ़ी थी, डीजल की कीमत 2 रुपए 42 पैसे बढ़ी थी, पेट्रोल की कीमत 1 रुपया 9 पैसे बढ़ी थी। और आज जो कमी की गई है, रिकॉर्ड कमी है। मेरा ख्याल है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जाता है, गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है तमगाए शुजात बनता तमगाए बहादुरी। वीलॉग के फौरन बाद हम पेट्रोल की टंकियां फुल कराने जा रहे हैं, इतना सस्ता हो चुका है। तो ये था नाज़रीन आज का वीलॉग, यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।